ये बताइए कल हम लोगों ने जो किया था वहां पर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलिए मैं आज आप लोगों के सामने कुछ रखूंगा, बोलिए क्लियर है और नॉट। इसका आंसर क्या है? इलस्ट्रेशन। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका विजिबल है? यस सर। क्वेश्चन विजिबल है तो सर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिए ना सर। अच्छा होल्ड करो। मैं आप लोगों के लिए फॉन्ट साइज नहीं, मैं बाद में ये कराऊंगा, बिकॉज जो 2-3 लड़का लोग जाएगा वो लोगों के लिए मैं एकदम फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए बोल रहा है ना। चलिए हम लोगों ने टैक्स का बारे में काम किया है, प्रीवियस ईयर के बारे में। कल का क्लास में मैंने वहां पर बेसिस करके एक इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। वो इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग थोड़ा पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको इलस्ट्रेशन करने के टाइम। Which period will be treated as previous year relevant to from assessment year 2021-22 for the income tax purpose? समझ में आया? यहां पर मैंने 4 केस दिया है, वो 4 केस में आपको डिटरमिन करना है कौन सा प्रीवियस ईयर का पीरियड क्या होगा, कितना पीरियड, विच पीरियड विल बी ट्रीटेड एज अ प्रीवियस ईयर। बोलिए सर फिर से रिपीट करिएगा सर आप। क्वेश्चन आपके सामने है, वहां पर बोल रहा हूं, यहां पर मैंने 4 इंफॉर्मेशन दिया है, अब्दुल, दिलशद, पंकज और शाइमा। यहां पर वो लोगों का बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और इंफॉर्मेशन देने के बाद बोल रहा है आप मुझे बताइए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के प्रीवियस ईयर रेस्पेक्ट में, मतलब प्रीवियस ईयर आप जानते ही होगा 2021 प्रीसीडिंग ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है, लेकिन मेरा सवाल है आप मुझे ये बताइए प्रीवियस ईयर कितना महीने का होगा। सर प्रेजेंटिंग तो शो नहीं हो रहा है हमको। हाँ शो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है? हो रहा है सर। हम लीव करके ज्वाइन कर रहे सर। हाँ बोलो सर 6 मंथ का। एक एक करके आते हैं सोल्यूशन बेटा। पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर relevant to assessment year 2021-22 each as follows। क्या छोटा टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब्दुल ज्वाइन फर्स्ट टाइम। 6 मंथ का होगा सर पहला वाला। धीरे 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 बोलो अब्दुल के लिए क्या होगा? 6 मंथ। 6 मंथ बोलने से नहीं होगा, आई लव यू सर भी बोलना 1/10/2020 से 31/3/2021 तक करके करें। लव यू देन आई लव यू डन। यस सर। दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 6 मंथ। 6 मंथ। वाह 6 मंथ। उसके बाद दिलशाद गधा तो नहीं है आई थिंक। 9 मंथ्स। अब्दुल सब मत बोल,
क्या होगा? 9 9 months. months. 1/7/2020. 1/7/2022. 7/22 31/3/2021. कितना होगा? 9 months. 9 प्यारे months. बच्चे लोग 9 मंथ। उसके बाद आ गया सर 78 लिख दिया सर, आप देखिए वहाँ कहा? डेट में। सॉरी सॉरी, बोलो। 5 months. 5 months. कितना? 5 months. 1/11/2022. 1/11/2022. 31st March 21. कब से कब? Thirty-one 3/2000. 31st March 21. 5 months. कितना प्यारा बच्चे लोग? 5 5 months. months. 5 months सर। साइमा ज्वाइन किया है? साइमा अनवर नहीं। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कौन बोलेगा? नीलिमा ही बोलेगा। और कौन है इसका? बोल। सर 1 year होगा। बैटरी क्यों डूम हो गया सबका? 12 सर months। 1/4/22 31/3/21। Yes, sir. सर 11 months तब। कौन सा गधा है बोला? Sir, Sorry, sir. 1/3/2021. अरे छागल 1/3/2020. Sir 1/3/2020 होगा। 1/3 क्यों करूंगा? मेरा प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीने से ज्यादा होता है क्या? Sorry sir. तो नेक्स्ट ईयर में पड़ गया है। डन। अच्छा, तो क्लियर प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट? यस सर। आई थिंक ये फॉर्मूला इलस्ट्रेशन करने के बाद जो भी मन में डाउट था वो भी क्लियर हो गया। चलिए और एक इलस्ट्रेशन, छोटा इलस्ट्रेशन है। तुम लोग इलस्ट्रेशन बेचोगे वे किसी को, टैक्स का कॉपी देके पैसा रोजगार कर सकते हो। बोलो को किसी को मत लगाओ, बोलो हम लोग पढ़ाएंगे, पैसा दे। चल इलस्ट्रेशन बोल। असेसिंग ऑफिसर ऑफ मिस्टर रंजीत comes to know that Mr. Ranjit intend to leave India permanently on 30/9/2020. During the period from 1/4/2020 to 30/9/2020, he earned rupees 6 lakh. What will be the assessment here? सर 2021 होगा। हाँ 2021। प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर कहलाएगा ना सर। मजा हो रहा है। बोलो क्या होगा? सर केस 1 के लिए क्या होगा आंसर? बोलो। Previous year ही assessment year होगा। वेरी गुड। Yes, sir. यहां पर क्या है? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली so as per exception previous year is assessment year equal to 2020-21। समझ में आया? Yes or no? पर्सन अगर लिविंग इंडिया
परमानेंटली, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर करना ही पड़ेगा, ठीक है? यस और नो? Yes, यस sir. सर। अच्छा, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर विजिट outside India, assessment year is the subsequent to previous year. Year assessment year equal to কত বাবা? 21, 22. Clear or not? एक चीज मैंने सोचा था, आप लोग मुझे सवाल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझको कोई सवाल किया ही नहीं। चेक करते हैं तो आज मैंने सोचा मैं ही बता देता हूं, अच्छा लगेगा, प्यार लगेगा। इतना बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है ही मेरा। जब सर कैलेंडर में हम लोग देखते हैं 2020, 2021, यहां पर क्यों 2021 लिखा जाता है? क्यों 21, 22 लिखा जाता है सर? 2 साल क्यों लिखते हैं आप? सर वो इनकम टैक्स ईयर होता है शायद ना, इसलिए। इनकम कंटिन्यू टैक्स कर रहा होता है ना सर। लिखने का तरीका 21, 22 क्यों होता है सर? सर एक साल से दूसरे साल में कंटिन्यू करते हैं इसलिए, जैसे मार्च No, ये no, अप्रैल से no. स्टार्ट होता है तो मार्च No, तक। no, 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 no. Because it covers 2 calendar year, 2 calendar years. ये 2 कैलेंडर ईयर को कवर करता है। दैट्स वाई 20 कैलेंडर ईयर को कवर करता है, 21 का कैलेंडर ईयर भी कवर करता है। 2020, 21, 2021, 22। क्लियर? स्टार्टिंग क्या होता है? अप्रैल महीना, और एंड कब होता है? मार्च महीने में। मतलब कोई एक ईयर का लिया है 9 महीना और दूसरा कैलेंडर ईयर का लिया है 3 महीना। समझ में आया? यस और नो? सर ओके सर। चलिए, यहां तक मेरा बेसिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है सर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूएशन के साथ हम लोग और एक भी चीज पढ़ेंगे, जिसका नाम है, जिसका ही स्टार्टिंग पॉइंट है। बोलिए तो टैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल। वेरी गुड। तो मेरा काम शुरू होगा कहां से? रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोला जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में? वो क्या है? मैंने बोला था रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब है वो क्या इंडियन का रहने वाला है और नहीं। लेकिन वो स्टेटस डिटरमिन करने का लॉजिक, रूल, प्रोविजन कहां पर दिया है? इनकम टैक्स एक्ट में। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। मैं अगर ध्यान से दूंगा तो मैं बोलूंगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस का रीजन क्या है, मतलब स्कोप ऑफ इनकम क्या है। तो अंडर सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कितना प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस।
क्या क्या होगा देख के ही पता चल रहा है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देख के ही पता चल रहेगा सर इसका दो पहलू होगा। एक होगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों जानना है? बिकॉज टैक्स का इंप्लीकेशन जानने के लिए किसी के ऊपर टैक्स होगा और नहीं होगा, इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नोइंग द रेसिडेंशियल स्टेटस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट प्रोसीड। क्यों प्रोसीड नहीं कर सकोगे? फॉर टैक्स, किसके लिए? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो टाइप्स ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका दो पार्ट होता है, दो पहलू। ए क्या सर? पहलू बोलिए। रेसिडेंट and ordinarily resident of India। दूसरा resident and not ordinarily resident of India। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या? अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको क्या लगेगा? यहां पर दो रेसिडेंट है, तीन, कितना प्रकार का रेसिडेंट है बोलो? अभी तक जितना दिखाया है 3 प्रकार का। एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका अंडर में 2 ऑर्डिनरी, तो मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात करते हैं बटवा और नॉन रेसिडेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ROR। RNOR, इसको हम बोलेंगे ANOR। क्लियर? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR एंड नॉन रेसिडेंट। यहां तक कोई डाउट, कोई आपत्ति है तो आप लोग बताइए। नाउ स्कोप of income based on residential status। I repeat, scope of income based on residential status। क्या? करें ROR, RNOR, ANR। मतलब मैं आपको इनकम कुछ बोलूंगा जिसके ऊपर नॉन रेसिडेंट का क्या टैक्सेबिलिटी होगा इंडिया में, और एनआर का क्या टैक्स, RNOR का क्या टैक्सेबिलिटी होगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके बोलते हैं। इनकम received in India, whether accrued in India or not। accrued मतलब इंडिया में अर्न हुआ है और नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इनकम में रिसीव हुआ है। रिसीव 2 तरीके से हो सकता है, कान खोल के सुनो। एक,
रिसीव्ड हो सकता है आपके पास मनी पॉकेट में आया। दूसरा, आई रिपीट, पैसा आपके पास खुद आ गया। दूसरा, आपका एजेंट के पास पैसा आया है। एजेंट मतलब आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो अगर आपका अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, उसको मान के चलेंगे वो आपके कंट्रोल में है। बैंक और कोई पर्सन अगर आपके एजेंट की तरह काम करते हैं, एजेंट के पास पैसा आने का मतलब भी मैं मान के चलूंगा आपके पास आया है। ओके, तो आपके पास आया, मान लीजिए आपका यूएसए में कुछ बैंक अकाउंट है, यूएसए के पास जमा हुआ है अकाउंट में, उसके बाद आपको भेजा गया है। आप बोलिए तो इनकम इंडिया में रिसीव हुआ ना यूएसए में रिसीव हुआ? आई एम रिपीटिंग, आपका कोई इनकम यूएसए में ही अर्निंग हुआ है, यूएसए का बैंक अकाउंट, आपका नाम पे जो बैंक अकाउंट है वहां पर क्रेडिट हुआ, उसके बाद यूएसए ने आपको इनकम ट्रांसफर कर दिया। आप बोलिए इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है ना यूएसए में रिसीव हुआ है? यूएसए में। यूएसए में वेरी गुड, बिकॉज एजेंट कौन था? बैंक। एजेंट को कहां पर पैसा मिल रहा है? एजेंट को कहां पर पैसा मिल रहा है बेटा? एजेंट को कहां पर पैसा मिल रहा है? यूएस में मिल रहा है सर। यूएसए में मिल रहा है। सर मेरे हाथ में आपके एजेंट के पास आने का मतलब ही है आपके कंट्रोल में आना। इट इज नॉट नेसेसरी रिसीव मीन्स फिजिकली रिसीव। अगर पैसा अंडर योर कंट्रोल, इट इज अज्यूम टू बी रिसीव्ड। नोट 1, money received does not indicates actually received by the person. It may be received by his agent. That is the important issue is not physical collection. Rather, important is the control of the money received. इसका मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? कि मनी आपके हाथ में आए। आपका बैंक के हाथ में आने का मतलब भी वो आपके हाथ में ही आया है। आप, बिकॉज बैंक आपका एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर और नॉट? तो इनकम अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो विश्व में वो आप ROR हो, RNOR हो, RNR हो, टैक्सेबल। इसका मतलब आपका इनकम अगर इंडिया में रिसीव होता है तो ऑलवेज याद रखिए, द मनी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर और नॉट? वो इंडिया में अप्रूव हुआ है और नहीं हुआ इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर रिसीव हुआ है तो टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल? Am I audible to all of you?
सॉरी बेटा, मतलब ये हो गया। आप लोग कितना तक सुने थे? सर अगर इंडिया में जब मिलेगा तो टैक्सेबल होगा ही वहां तक। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से। सर ना, मुझे बोलने दो, कंप्लीट करने दो, उसके बाद सर बोलना। दूसरा केस, इनकम एक्रूड, बा इसको बोलते हो अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। क्या होगा अगर इनकम इंडिया में जनरेट, मतलब सोर्स ऑफ इनकम इंडिया था, जिस जगह से आपको पैसा मिल रहा है, वो बिल्डिंग बेचना, रेंट का, सैलरी, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, वो इंडिया में सोर्स होना चाहिए, मतलब इंडिया में मौजूद होना चाहिए। इनकम इंडिया में हुआ है, रिसीव इंडिया में करो चाहे बाहर करो। टैक्सेबल। नेक्स्ट, इनकम, मतलब यहां तक आप बोल सकते हैं सर इनकम का रिसीव, इनकम का स्कोप होने के लिए उसका दो लेग देखना पड़ेगा, दो लेग, एक पाव रिसीव और दूसरा पाव अर्निंग। दोनों पाव में एक पाव अगर इंडिया के भीतर रहता है, मतलब एक पाव अगर इंडिया के भीतर रहता है, वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? मतलब इंडिया में आपका इनकम हो, एक्रू हो, कोई एक इंडिया में कनेक्टेड होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नाउ इनकम रिसीव्ड, इनकम accrued and received, both अब खेला शुरू हुआ, both outside India, taxable, ये कैसे होगा? taxable, sorry, non-taxable, non-taxable। मतलब आप लोगों को जो सवाल किया था, डोनाल्ड ट्रम्प जो इंडिया में आके आईआईएम में लेक्चर दिया था, उसको जो सैलरी दिया, मतलब रेम्युनरेशन दिया गया था, क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा और नहीं? अगर यहां पर दिया है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर उस इनकम तो टैक्सेबल होगा, लेकिन ट्रम्प का जो यूएसए में इनकम है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? नो, बिकॉज ट्रम्प इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है। तो जो बंदा नॉन रेसिडेंट है, उसका इनकम जो बाहर मुल्क में अर्निंग भी होता है और बाहर मुल्क में रिसीव भी होता है, उसको ऊपर आरएनओआर एंड आरएनआर टैक्स नहीं देगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? इनकम एक्रूड एंड रिसीव बोथ आउटसाइड इंडिया from a business which is controlled from India। अगर कोई बिजनेस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, नॉर्मली एनी इनकम जो बाहर होता है,
जो बाहर रिसीव होता है, बाहर अर्निंग होता है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट छोड़ के बाकी सबके लिए नॉन टैक्सेबल। लेकिन इनकम जो बाहर एक्रू भी हुआ और रिसीव भी हुआ है, कौन सा सोर्स से? बिजनेस। पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहां पर है? इंडिया। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो याद रखिएगा ये टैक्सेबल होगा सिर्फ दोनों के लिए। मतलब रेसिडेंट विल पे टैक्स वेदर आरओआर आरएनओआर, लेकिन नॉन रेसिडेंट विल पे नथिंग। तो बोलिए सबसे ज्यादा टैक्सेबिलिटी क्या किसका हुआ? सबसे ज्यादा टैक्सेबिलिटी किसका हुआ? बोलिए। ROR। सबसे लोएस्ट, हाईएस्ट। नॉन रेसिडेंट। लोएस्ट, सबसे कम टैक्स कौन देता है? एनआर। और आरएनओआर का स्टेटस क्या होगा? मॉडरेट। मतलब उसका और आर इन नॉन रेसिडेंट के भीतर एक ही अंतर है, अगर उसका कोई इनकम इंडिया का बिजनेस बाहर का बिजनेस से हो रहा है, रिसीव भी वो बाहर कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, मतलब उसका कोई बिजनेस इनकम, बाहर का बिजनेस इनकम अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग प्लेस इज इन इंडिया, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे? वो आरएनओआर देन इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। इवन इनकम अर्निंग भी यहां पर नहीं हो रहा है, रिसीव भी यहां पर नहीं हो रहा है। नंबर 2, ओ अच्छा समझ में आया। नोट नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्लेस ऑफ कंट्रोल in India when the decisions are generally taken in India। मतलब बिजनेस का माथा, कंट्रोलिंग पावर, बोर्ड, मैनेजमेंट अगर इंडिया में हो, देन माना जाएगा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। प्लेस ऑफ कंट्रोल इज इन इंडिया व्हेन द डिसीजंस, कौन सा डिसीजन? बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस आर जनरली टेकन इन इंडिया। अगर बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में होता है, बोर्ड का जो मीटिंग होता है बिजनेस चलाने के, अगर इंडिया में होता है, तो हम लोग मान के चलेंगे कंट्रोल इज इन इंडिया। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर इट इज अ बिजनेस और कोई दूसरा सोर्स के लिए अवार्ड एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन एक ही जगह है, अगर बिजनेस जिसका अर्निंग बाहर मुल्क में हो रहा है, जिसका रिसीव बाहर मुल्क में हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, तो आरओआर तो सब ग्लोबल इनकम में टैक्स देगा, लेकिन उसके साथ आरएनओआर भी, जो नॉर्मली इनकम एक्रूड और रिसीव बाहर होता है तो टैक्स नहीं देता है, इस केस में वो इंडिया में उसका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा सिर्फ इस कैटेगरी इनकम के लिए। और नॉन रेसिडेंट के लिए एट ऑल अगर इनकम रिसीव्ड एंड अर्निंग वो चाहे कंट्रोल या में हो और बाहर में हो, जहां में हो, वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स लिखा देता हूं, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब प्रीवियस कुछ ईयर में
कुछ इनकम था जो उस मुल्क में टैक्स नहीं हुआ था, फॉर एग्जाम्पल दुबई में सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, सैलरी इनकम के ऊपर, तो अगर टैक्स नहीं होता है तो दुबई से आप पैसा लेके इंडिया में आ रहे हो, फर्स्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर? यहां तक कोई क्वेरी है तो बताइए। मैं आज का क्लास में इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास मंडे इलस्ट्रेशन कराऊंगा। बोलिए यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। स्कोप ऑफ इनकम बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एक्चुअली गिवन अंडर सेक्शन 5, जहां पर बोला है इनकम इंडिया में टैक्स होगा और नहीं होगा वो डिटरमिन करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। कितना प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस है? 3 प्रकार, और बेस्ड ऑन उस 3 प्रकार उसने टैक्सेबिलिटी का वर्ड दिया है। बोल रहा है इंडिया में अगर इनकम रिसीव्ड और अर्निंग किसी का लिंक इंडिया में अगर रहता है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, वो चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन इंडिया का साथ अगर कनेक्शन नहीं है, ना रिसीव ना अर्निंग, तब आरओआर टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट एंड आरएनओआर टैक्स नहीं देगा। यहां पर एक ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? अगर फ्रॉम इनकम का सोर्स अगर बिजनेस है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, जिसका अर्निंग एंड रिसीव बोथ बाहर मुल्क में हुआ है, लेकिन बिजनेस कंट्रोल होता है इंडिया से, उसी इनकम के लिए सिर्फ आरओआर तो ग्लोबल इनकम टैक्स देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ इसके लिए है आरएनओआर के लिए, तो आरएनओआर को उस पॉइंट में टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ इसी एक कारण के लिए आरएनओआर को डिसाइड किया गया है, सिर्फ एक कारण के लिए और कोई कारण नहीं है। देखिए बाकी सब जगह में वो नॉन टैक्सेबल है, मतलब नॉन रेसिडेंट और आरओआर का स्टेटस देखिए सेम ही है, सिर्फ एक जगह बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इवन अर्न हो रहा है बाहर, रिसीव भी बाहर हो रहा है, सिर्फ आरओआर को टैक्स देगा ही, उसके साथ आरएनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट क्या टैक्स देगा? नो, नॉन टैक्सेबल। So that is the exception in special case. सर एनआर क्यों नहीं देगा? वो भी तो सर इंडिया से ही कंट्रोल कर रहा No, 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 no. उसके लिए नहीं है, स्कोप में नहीं है, स्कोप ऑफ इनकम में नहीं है। एनआर दिन पागल हो जाएगा, एनआर के लिए नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए यह स्टेटस एप्लीकेबल है ही नहीं। और सर ऊपर आरओआर 2 बार टैक्स नहीं पे कर देगा? एक बार यूएस में इनकट हो रहा है, यूएस में रिसीव हो रहा है, इंडिया लाइन में ठीक लगा दिया दीपक, मुझको ठीक लाइन में फेंक दिया है। ये जानने के लिए आपको और भी मैच्योर होना पड़ेगा। सिर्फ आपको बोल देता हूं, यूएसए का इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर यूएसए में टैक्स देगा तो इंडिया में जो टैक्स यूएसए में दिया है उसका माइनस करके देना पड़ेगा। उस इनकम के ऊपर, एक इनकम के ऊपर डबल टैक्स नहीं होगा। दिया भी है तो यहाँ पर कंप्यूट तो होगा, वहां पर जितना टैक्स दिया है वो माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण ट्रीटी। सेक्शन 89 ये डील करता है, 89, 90 ये सब डील करता है, सॉरी 90, 91 सेक्शन इनकम टैक्स का ये सब डील करता है। वो हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन याद रखना, जिस मुल्क में आप जाएंगे वहां पर देखिएगा नौकरी करने के लिए क्या इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटमेंट है, ट्रीटी है और नहीं। अगर उस बहुत साल तक वहां पर ही रहेगा तो नेचुरली इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देगा। किसी का भैया 10 साल तक, 5 साल, 6 साल तक दुबई में बैठा है, बाहर में मुल्क में बैठे हैं, तो क्या टैक्स देगा इनकम के ऊपर? इंडिया में सवाल ही नहीं पैदा होता है। ना इनकम अर्न हुआ है इंडिया में, ना रिसीव हुआ है इंडिया में, टैक्स नहीं देगा। सर वो जब फॉरेन से इंडिया भेजेगा, हाँ जब फॉरेन से इंडिया ट्रांसफर करेगा तब भी कोई टैक्स नहीं होगा? ना ना ना, फॉरेन में अगर ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स हो चुका है तब तो ऑलरेडी टैक्स इनकम इंडिया में भेज रहा है। तो अगर फॉरेन में रिसीव हो चुका है मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड, इसके बाद जो सेंड करने के मतलब रेमिटेंस, नॉट रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअली रिसीव, इट मे बी रिसीव्ड बाय द एजेंट
and subsequently remitted मतलब भेजना in India। हो सकता है रिसीव कर लिया उसके बाद सब्सिक्वेंटली रेमिट कर रहा है इन इंडिया। सर कोई एनआर अगर इंडिया में घूमने आया, कुछ करने आया और फॉरेन में उसका इनकम हुआ तो इंडिया में उसको टैक्स देना होगा। 100% उसको देना पड़ेगा और उसका एजेंट को देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। यू हैव नो ऑप्शन। कोई बाहर मुल्क से क्रिकेट प्लेयर आते हैं ना खेलने के लिए, अगर एग्जेम्पशन नहीं, वो लोग खेलने का साथ एग्जेम्पशन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन वो लोग जो खेलने आईपीएल मैच खेलने के लिए आते हैं, वो जो यहाँ पर उला करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये सब स्पोर्टिंग का कमेंट्री देते हैं, ये सब तो इनकम इंडिया में हो रहा है, तो उसका इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो कैसे होगा। सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता सर कि दो देश में से कोई एक ही देश टैक्स लेगा, तो डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा देश का ज्यादा सब डिसाइड होने का तरीका है, सब तरीका है, जिसने बनाया है वो तरीका है, तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, सब है। वीजा देख के ही पता चल जाएगा वो कितना दिन इंडिया में है, कितना दिन बाहर है। ठीक है। और सर अनटैक्स इनकम जब इंडिया में आ रहा तो टैक्स क्यों नहीं ले रहा? ऑलरेडी उस टाइम टैक्स नहीं होगा, आप तो रेमिट कर रहा है, उस टाइम रिसीव अर्निंग दोनों ही मुल्क में हो गया था, रिसीव एंड अर्निंग दोनों ही उस मुल्क में हो गया, तो इस बार इंडिया में आने का मतलब है रेमिट कर रहा है, मतलब इंडिया के ब्रॉटिंग का मतलब ये नहीं होता इनकम हो रहा है। लेके आने का मतलब तुमको मैंने अगर 10,000 रुपया दिया है, इसका मतलब ये नहीं अब तुम्हारा इनकम है, मैं तुमको रखने के लिए दिया हूं, तुमको लेके जाने के लिए दिया हूं, वो बाहर मुल्क से इंडिया में लेके लाया है ना, इनकम इंडिया में अर्न हुआ है ना इनकम रिसीव हुआ है, देन तो सब पागल हो जाएगा। बाहर मुल्क में नौकरी करने के बाद इंडिया में जब आएगा पूरा इनकम टैक्स कर देगा, पागल हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, यस सर। चलो, तो दैट इज डन। यस सर। चलो, क्लियर? कैसा लगा? टैक्स इज इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बहुत इंटरेस्ट है सर। टू मच। कोई टैक्स अगर अच्छा समझता है उससे ही नौकरी मिल जाएगा उसको, ये ऐसा सब्जेक्ट है। चलो मंडे से दूसरा कुछ कर, मतलब इसका ही कंटिन्यूएशन होगा। अटेंडेंस दे देते हैं।